दोस्तों, समाजवादी आईएएस के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज संस्कृत विषय के अंतर्गत छंद के बारे में पढ़ेंगे, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके सारांश को हम समझेंगे, जिससे परीक्षा में प्रश्न आसानी से बन सकेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि छंद दो प्रकार के होते हैं। जो दो प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। और इसके बारे में हमने डिटेल्स में 2 वीडियो बना रखी है, आप उसे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पे देखिए, वार्णिक छंद के अंतर्गत एक छंद आता है आर्या। एक छंद आता है आर्या, और आर्या छंद के अंतर्गत इतनी बातें ध्यान रखी जाती है कि प्रथम पाद और तृतीय पाद में 12 मात्रा होती है। प्रथम पाद और द्वितीय पाद में तृतीय पाद में 12 मात्रा होती है, और द्वितीय पाद में 18 मात्रा और चतुर्थ पाद में 15 मात्रा होती है। तो इस प्रकार हम मात्रिक छंद में आर्या छंद के बारे में ही महत्वपूर्ण है कि पहले चरण और तीसरे चरण में प्रथम प्लस तृतीय पाद में 12 मात्रा और द्वितीय पाद में 18 मात्रा, चतुर्थ पाद में 15 मात्रा। इसको हम ध्यान में रखेंगे। यही प्रश्न पूछा जाता है कि आर्या छंद के अंतर्गत कौन से पाद में कितनी मात्राएं होती है। उसके बाद से दूसरे नंबर पे हम बात कर लें, तो यहाँ पे आएगा वार्णिक छंद। वार्णिक छंद में हम देखेंगे कि वार्णिक छंद के अंतर्गत इतने छंद है: अनुष्टुप, इंद्रवजा, उपेंद्रजा, उपजाति, वंशवत, द्रुत विलंबित, भुजंग प्रयात, बसंत तालिका, मालिनी, मंदाक्रांता, शिखरिणी, शार्दुल विक्रीडिति, सजधरा। ये जो वार्णिक छंद है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें देखिए, अनुष्टुप में क्या होता है कि प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं और कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो कुल वर्णों की संख्या ही परीक्षा में ज्यादा पूछा जाता है। और ये हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। तो प्रत्येक पाद में वर्णों की संख्या यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ पे कुल वर्णों की संख्या यानी चारों पादों में चारों चरणों में कुल कितने वर्ण होंगे, तो उसकी संख्या भी दिया हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है यति, यानी आप जब छंद पढ़ेंगे तो छंद पे कहाँ विराम होगा, यानी कहाँ पे यति होगा, उस यति के बारे में भी यहाँ पे डिनोट किया गया है, बताया गया है। उसके बाद से जो कुछ छंद है जिनकी वर्णों की संख्या और उनके वर्णों की संख्या समान होती है, जिनको हम डिफरेंस कैसे समझेंगे, तो उनका जो डिफरेंस होता है वो वर्ण क्रम की अवस्था में वर्ण व्यवस्था यानी गण व्यवस्था के अंतर्गत हम समझ सकते हैं। तो यहाँ उसके बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे गण व्यवस्था के अंतर्गत एक सूत्र आता है, यमाता राज भान सलगा। उसके आधार पे हम इसमें अंतर बता सकते हैं कि कौन सा छंद है। तो इतनी बातें हमें ध्यान रखनी होगी, तो हम परीक्षा में प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे अनुष्टुप छंद है, तो अनुष्टुप छंद में प्रत्येक पाद में कितनी मात्रा है? 8 है। और प्रत्येक पाद में कितने वर्ण है? तो 8 है। और उसके बाद से कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 32 है। इसके मध्य में यति नहीं होता है, ये छोटा छंद है और इसके मध्य में यति नहीं होता है। और उसके बाद से इसमें गण व्यवस्था जैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई वर्ण क्रम भी नहीं है। उसके बाद हम नीचे यहाँ पे देखेंगे तो इंद्रवजा जो छंद है, इंद्रवजा छंद और उपेंद्रजा और उपजाति,
ये तीनों जो छंद है, ये जो तीनों छंद है, इन छंदों के बारे में हम देखेंगे। तो इन छंदों में 11 मात्राएं हैं और कुल 11 वर्ण हैं और कुल वर्णों की संख्या कितनी है? सभी में 44 है। यहाँ भी पाद के अंत में ही यति होता है। उसके बाद से लेकिन अंतर क्या हो जाए, कैसे अंतर पकड़ेंगे? तो देखिए, जब हम इसका हम लक्षण देखेंगे तो लक्षण के अनुसार ये हमारा जो यमाता राज सलगा है, उसी के आधार पे त त त ज और लास्ट में 2 जुरुवर्ण आता है। जब 2 जुरुवर्ण आएगा तो इंद्रवजा हो जाएगा और शुरू में भी जुरुवर्ण होता है। तो वहां पे इंद्रवजा हो जा। और उपेंद्रजा में क्या होता है कि शुरू में प्रारंभिक वर्ण क्या होता है? लघु वर्ण होता है। और उपजाति में क्या होता है कि इंद्रवजा और उपेंद्रजा का मिश्रण होता है। ठीक, तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। देखिए, ये इंद्रवजा है, ये उपेंद्रजा है और उसके बाद से ये उपजाति है। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 44 मात्रा होती है। यहाँ पे यति किस पे हो जाएगी? ये हम डिनोट करके हैं त त ज 2 जुरू के लिए। यहाँ पे उसके बाद से फिर हम बात करेंगे यहाँ पे वंशतम, द्रुत विलंबित और भुजन पर्याप्त। वंशतम, द्रुत विलंबित और भुजन पर्याप्त, इन तीनों में भी वर्णों की संख्या जो प्रत्येक पाद में समान होती है। कितना होती है? प्रत्येक पाद में समान होती है वर्णों की संख्या। तो यहाँ पे कुल वर्णों की संख्या दिया हुआ 48 यानी चारों चरणों का मिलाकर वर्णों की संख्या भी सेम होगी। और यहाँ पे हम जब वर्णों की संख्या सेम है तो अंतर कैसे जानेंगे कि कौन सा छंद है? तो ये इसके लिए जो वर्ण क्रम है, वर्ण क्रम जो यहाँ पे वर्ण क्रम है, ये वर्ण क्रम ही आपको बता देगा कि कौन सा छंद है। यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे हम। तो वर्ण क्रम जो हो जाए यहाँ पे ऐसे हो जाए। यहाँ पे बसंत तालिका और मालिनी। बसंत तालिका में 14 वर्ण होते हैं प्रत्येक पाद में और मालिनी में 15 होते हैं। ठीक, तो इनके वर्णों की संख्या कितनी होती है? 56 हो जाती है। और यहाँ पे क्या हो जाती है? 60 हो जाती है। ठीक, और यहाँ पे यति हम देखेंगे, यहाँ पे यति किस पे हो जाएगा? यहाँ पे यति हम देखेंगे तो यहाँ पे यति पाद के अंत में हो जाए और उसके बाद से जो वर्ण क्रम है वो त भ ज 2 जुरू हो जाए, इसके क्रम में हो जाए। उसके बाद से हम यहाँ पे बात करेंगे मध्यक्रांता और शिखंडी की। तो मध्यक्रांता और शिखंडी जो है, यहाँ पे दोनों में प्रत्येक पाद में वर्णों की संख्या क्या होगी? सेम होगी। और उसके बाद से हम यहाँ पे बात करेंगे फिर अंतर कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे हम अंतर पता करेंगे ऐसे कि 4, 6, 7 पे यति होगी और इसमें शिखंडी में किस पे यति होगी? तो 6, 11 पे यति होगी। ठीक, तो 4, 6, 7 पे यदि यति होती है तो मध्यक्रांता हो जाए और शिखंडी में क्या हो जाए कि 6 और 11 पे यति हो जाए। यहाँ पे 8 मालिनी में 8, 7 पे यति होता है। और उसके बाद से ये वर्ण क्रम है, तो वर्ण क्रम के आधार पर भी हम बता सकते हैं कि कौन सा छंद है, कौन सा छंद है। किसके आधार पे? हम वर्ण क्रम के आधार पे भी बता सकते हैं। उसके बाद से हम यहाँ देखेंगे कि शार्दुल विक्रीडित छंद और सजरधरा छंद,
ये दोनों छंद है। तो शार्दुल विक्रीडितम छंद में जो है प्रत्येक पाद में 19 मात्राएं होती है, और सजलधरा छंद में कितनी मात्राएं होती है? प्रत्येक पाद में 21 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कुल वर्णों की संख्या 76 हो जाती है, और यहाँ पे कुल वर्णों की संख्या 84 हो जाती है। हमें यही ध्यान देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यही संख्या पूछ लिया जाता है, ठीक ना। कुल वर्णों की संख्या, छंद का नाम दिया रहेगा और पूछेगा कि छंद में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हम यदि इसे भी ध्यान में रखे रहेंगे तो हमको ये वाला मालूम हो सकता है, नहीं तो इसे डायरेक्ट याद कर लेंगे, ठीक। फिर यति का भी ध्यान देते रहेंगे कि कहाँ कहाँ पे यति हो जाए। तो जैसे शार्दुल विक्रीडित में क्या होता है? शार्दुल विक्रीडित में विक्रीडितम में से होता है 12 और 7 पे यति होता है, और सजलधारा में किस पे 7 और 7 पर यति होता है, ठीक। और इनको वैसे समझना है गण व्यवस्था के आधार पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये मजड़, सजड़, जजड़, सजड़, तजड़, तजड़, और ये लास्ट में गुरु आएगा। इसके आधार पे हम समझ सकते हैं ये म, यहाँ पे मजड़, रजड़, भजड़, नजड़, यजड़, 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 ठीक है। इसके आधार पे वर्ण क्रम के व्यवस्था के आधार पे हम समझ सकते हैं। यानी ये वर्ण क्रम व्यवस्था कब समझ में आएगा? जब आपको गण व्यवस्था के अंतर्गत यमाता, राज, भान, सलगा के बारे में मालूम हो जा, तब इस व्यवस्था से भी छंद को हम पहचान लेंगे। तो इसके लिए आपको पिछले वीडियो में जाके देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और इस तरह ये कुल जो छंद है, मात्रिक छंद से लेकर वाणिक छंद में जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, हमने एक ही साथ 5 से 10 मिनट के वीडियो में हमने आसानी से फोकस किया हूं कि आप एक नजर से यदि देख लेंगे तो आपको प्रश्न बनाने में ये बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि आर्या मात्रिक छंद में प्रथम तृतीया में 12 मात्रा, और द्वितीय में 18, और चतुर्थ में 15 मात्रा होती है। वाणिक छंद के अंतर्गत हम देखेंगे कि प्रत्येक पाद में छंद के प्रत्येक पाद में कितनी मात्रा होती है, कुल पाद यानी कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, छंद में कहाँ कहाँ पे यति होता है, कहाँ कहाँ पे यति होता है, और इसका वर्ण क्रम क्या है, यानी गण व्यवस्था के आधार पे इस छंद को भी पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अनुष्टुप, इंद्रवजा, उपेंद्रजा, उपजाति, वंशथम, द्रुत, विलंबित, भुजन, प्रियात, वसंत तालिका, मालिनी, मंदाक्रांता, शिखण, ऋणी, शार्दुल विक्रीडितम, सजलधरा। देखिए अनुष्टुप में 8, प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं, कुल वर्णों की संख्या 32 होती है। अनुष्टुप से लेकर वसंत तालिका तक, अनुष्टुप से लेकर यहाँ तक, अनुष्टुप से लेकर वसंत, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अनुष्टुप से लेकर वसंत तालिका तक। ये मध्य में यति नहीं होता है, पाद के अंत में होता है यति। तो यहाँ ध्यान देंगे, पाद के अंत में यति होता है। और ये इनमें जो होता है इंद्रवजा, उपेंद्रजा और उपजाति में प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं। तो कुल वर्णों की संख्या भी सेम होगी 44। लेकिन इनसे अंतर हम कैसे समझेंगे? तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था जो त और जगड़ तगड़ जगड़ के रूप में जब वर्ण व्यवस्था आएगा तो उसके आधार पर हम समझ लेंगे। उपजाति में इंद्रजा और उपेंद्रजा का मिश्रण होता है। यहाँ पे वंशवत, द्रुत, विलंबित और भुजन पर्याप्त में हम देखेंगे तो 12 प्रत्येक पाद में मात्रा वर्ण होते हैं। तो उसके आधार पे हम गण व्यवस्था के आधार पे हम निकाल सकते हैं। बसंत तालिका और मालिनी में, बसंत तालिका में 14 वर्ण यानी कुल वर्णों की संख्या 56 होती है। और यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था होती है या गण होता है, मालिनी में 15 होता है, कुल वर्णों की संख्या 60 होती है। इसमें 8 और 7 पर यति होता है। मत्रांता में 17 और शिखाणी में भी 17 वर्ण यानी 68 कुल वर्णों की संख्या होती है।
तो मध्यक्रांता में 4 और 6 7 4 6 7 पर यति होता है। शिखानी में 6 और 11 पर यति होगा। उसके बाद से शार्दूल विक्रीडितम में 19 वर्ण, प्रत्येक पाद में 19 वर्ण होते हैं, तो कुल वर्ण की संख्या 76 हो जाएगा। और सजरधारा में 21 वर्ण होते हैं और कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 84। ये सबसे बड़ा एक छंद है। ये सबसे बड़ा छंद कौन सा है? सजरधारा। यहाँ पे 7 पे यति होता है। तो इस प्रकार ये एक छोटा सा सारांश वीडियो था छंद के बारे में। आप इसे 1 से 2 बार रिवीजन कर लेंगे तो आप प्रश्नों को आसानी से बना लेंगे। तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।